हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। ज्वाइन करिए हमारी ऐप को ताकि आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस में आपको ज्वाइन होने में आसानी हो। उसके साथ साथ ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ्स और वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिलती। तो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक्स हर एक चीज़ का मिल जाएगा। और दोस्तों, सोशल मीडिया से दूर रहो ताकि आपका टाइम बच सके। बार बार मैं यही बोलता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं इसे विटामिन्स भी बोलते हैं। चलो आप कुछ भी बोलो, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन जो है वो वाइटामिन है, वाइटामिन नॉट विटामिन। तो आज जो है हमारा ये फुल टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग पूरा देखेंगे और बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लगा। वाइटामिन्स देखेंगे हम लोग, उसके बाद वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती हैं, और छोटी मोटी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। और अगर 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 वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो इसके बाद मैं इसको आधा करके 15 मिनट का या 20 मिनट का एक और लेक्चर लाऊंगा, और इन्हीं 2 लेक्चर में आपका वाइटामिन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो है ये वाला टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आ रही थी, सर सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, मसा हम लोगों ने न्यूट्रिशन ख़त्म किया। तो वो जो आपका उस लाइन में बच जाता है रेस्पिरेशन और वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, उसे मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। एक दिन में रेस्पिरेशन और एक दिन में ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए पहले हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं, और लास्ट पे उन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। और आपका सिलेबस जो है विद इन 15 टू 20 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइटामिन्स। वाइटामिन्स होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो वाइटामिन है, इनको आप डिस्कवर कहिए या इन्वेंट कहिए। यहाँ पर यहाँ पर आप डिस्कवर कहिए या इन्वेंट कहिए। अगर क्वेश्चन में जो भी लिखा हो, आपने लिखना है किसने डिस्कवर या इन्वेंट किया था। जी.एफ. हॉपकिंस ने। ये देख लीजिए, जी.एफ. हॉपकिंस ने इसे डिस्कवर किया था। और अगर क्वेश्चन चढ़े टर्म किसने दी थी विटामिन की, तो आप वो एक पोलैंड का केमिस्ट था, उसने दी थी। ये देख लीजिए, यहाँ पर है। तो ये टर्म दी थी कैज़िमर फंक ने, CASIMER, कैज़िमर फंक ने। ये पोलैंड का केमिस्ट था, इसी ने विटामिन की टर्म जो है कॉइन की थी। कॉइन मीन्स इसी ने ये दी थी टर्म। और अगर क्वेश्चन आ जाए क्या, के विटामिन जो है, विटामिन को इन्वेंट, कुछ बुक्स में इन्वेंट लिखा है, शायद ल्यूसेंट में इन्वेंट लिखा है, और पाथफाइंडर में डिस्कवर लिखा है, तो किसने की थी, तो आप लिखेंगे जी.एफ. हॉपकिंस। अब विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 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 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। ये देखिए, ABCDE। आप याद रखेंगे विटामिन सिंपली हैं ABCDE, तो इतना तो आपको याद रह ही जाएगा। और प्लस एक और विटामिन के, इसको भी आप याद रखेंगे। विटामिन के, ABCDE और के। अब यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कहिए, होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट्स में। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, उसको वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन विटामिन्स बहुत ही कम। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी होती है ना, ये विटामिन्स की सिंथेसिस नहीं कर पाती दोस्तों, नहीं कर पाती। इसलिए जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमें विटामिन लेनी पड़ती है। तभी तो डॉक्टर बोलता है कि आप वेजिटेबल्स खा लो, आप ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, ताकि विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, कुछ विटामिन्स है जैसे कि डी के
डी विटामिन है और के विटामिन है। इनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी करती है, वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये मैंने ऊपर से आपको थोड़ा बोल दिया इंट्रोडक्शन के लिए। तो एक बार फिर से चलिए, विटामिन्स क्या हुआ? विटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सबस्टेंसेस जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एनर्जी को कट मारा है, मतलब इनका काम एनर्जी देना नहीं होता। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या प्रोटीन्स का अलग फंक्शन होता है, इनका काम एनर्जी जो है, विटामिन का काम एनर्जी देना नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। और मेटाबॉलिज्म मैं 4 बार बोल चुका हूँ। चलिए फिर से, कुछ बच्चे होंगे जिनको पता ना हो। मेटाबॉलिज्म जो होता है METABOLISM, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर होती हैं या हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वही विटामिन है। और मेटाबॉलिज्म मैंने क्या बोला? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर, चाहे किसी भी सेल के अंदर हो या हमारी बॉडी के अंदर हो, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में, और सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी के, यहाँ पर देखिए, सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी की, ये सिंथेसिस फॉर्मेशन नहीं कर पाते, इसलिए इनको फूड से ऑब्टेन किया जाता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया, एनर्जी इनका काम नहीं है, इसलिए इनकी कोई कैलोरीज भी नहीं हमको मिलती। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं विटामिन्स की टाइप्स पर। तो विटामिन्स को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। विटामिन कितनी है? 5 है, ए बी सी डी ई और के। पहले ही बता दिया, ए बी सी डी ई और के। अब इनमें से इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। SOLU सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इनको ही डिवाइड किया गया। और सॉल्युबिलिटी क्या? अगर ये सॉल्युबल हैं वाटर में, अगर ये सॉल्युबल है वाटर में, तो ये आ जाती हैं विटामिन सॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये फैट में सॉल्युबल है, फैट में घुल जाती हैं, तो फैट सॉल्युबल। इनको आप अब याद रखेंगे। पहले मैंने H2O लिखा है क्या? वाटर सॉल्युबल। इसमें मैंने रखी हैं 2 रखी हैं, बी और सी। आप याद रखेंगे सिंपली BC। ट्रिक क्या है? BC यानी बूढ़ा चाचा आप याद रखेंगे। बूढ़ा चाचा से आप लोगों को याद रह जाएगा। और ये जो हैं 9 होती हैं। देखो, मैंने तो बाहर से 2 ही बता दिया, लेकिन अंदर से जब आप बी को अंदर से पढ़ोगे ना, तो बी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि B1 B2 B3, ये लगभग 8 होती हैं। और सी को भी इंक्लूड करें फिर ये 9 बन जाती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 9 हमारी बी और सी की ये वाटर H2O वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। और दूसरा फैट सॉल्युबल में आ जाता है ADE और के। ADE के ट्रिक बता दूं याद रखने के लिए। अब याद रखेंगे, आदिल डार एक कुत्ता है। आदिल डार, ए से आदिल, डी से डार, ई से एक, के से कुत्ता और है। अब जो भी आदिल डार हो अपनी तरफ ना ले ले इस बात को, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। अगर ये भी याद नहीं रखना तो मान लीजिए एक लड़की होती है जिसकी शादी किसी काले इंसान के साथ होने वाली होती है। जैसे ही वो उस लड़के को देखती है तो अपने घर वालों को बोलती है, मैं शादी नहीं करूँगी। आओ देखो इतना काला, ए से आओ, डी से देखो, ई से इतना, के से काला, आओ देखो इतना काला। आप चाहे ये याद रख लो या आदिल डार एक कुत्ता है, आप ये याद रख लो। दोनों ट्रिक्स इजी हैं, ताकि ये मैं ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सी है, तो आपको याद आ जाएगा बूढ़ा चाचा, बी और सी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स कौन सी हैं, आप याद रखेंगे क्या? आदिल डार एक कुत्ता है। आपको इसी बात से याद आ जाएगा ADE के जो है ये फैट सॉल्युबल है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, ये जो हैं वाटर सॉल्युबल जो होती हैं, ये फैट सॉल्युबल नहीं होती।
ज़ाहिर सी बात है जो वाटर सॉल्युबल ना हो वो फैट सॉल्युबल नहीं होंगी, और जो फैट सॉल्युबल हो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी। ये तो याद आ ही जाएगा। दूसरी नंबर बात, जो वाटर सॉल्युबल हो, चाहे वाटर सॉल्युबल चाहे फैट सॉल्युबल, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं इनमें डिज़ोल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिर्फ याद रखेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बता देता हूँ, अच्छी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आ जाए आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सी हैं, इनमें से कौन सी हैं। ऑप्शन होंगे ए, डी, ई और बी, या ए, डी, ई और सी, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी है, बी है या सी है, तो इसका आंसर आपको पता लग जाएगा बी है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, यानी ये कार्बन से बने हुए सॉल्वेंट्स होते हैं। सॉल्वेंट जानते हो ना, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दो पार्ट से बना हुआ होता है, एक पार्ट जो कम क्वांटिटी में हो और एक पार्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जो कम क्वांटिटी में हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये पानी का गिलास है, पानी के गिलास में हम लोग नमक डाल लेते हैं, तो जब ये घुल जाएगा, इसमें जो नमक होगा वो सॉल्यूट है, वो कम क्वांटिटी में है, और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा, आई होप। और उसके बाद कार्बन इसकी एग्जांपल है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनमें कार्बन, आप याद सिर्फ इतना रखेंगे, इनमें कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। इनकी एग्जांपल्स की बात करूं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एग्जांपल की बात करता हूं तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एमाइंस हैं, एस्टर्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिसको नोट डाउन करना है वो लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा तो नहीं क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो विटामिन बी होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है ये प्रीकर्सर ऑफ प्रोटीन है। प्रीकर्सर समझते हो? प्रीकर्सर क्या होता है? कोई भी चीज़ बनने वाली हो वो किससे बनेगी, जिससे बनेगी उसी को हम लोग प्रीकर्सर कहते हैं। तो विटामिन बी जो है प्रीकर्सर है प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन्स जो है विटामिन बी से भी बनती हैं। इनिशियल स्टेज में विटामिन होती हैं, उसके बाद प्रोटीन्स बन जाती हैं। और यहाँ पर सी एक्सेप्शन है, सिर्फ बी आप याद रखेंगे, प्रीकर्सर है प्रोटीन। और ये अगर आपको क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वो कौन सी प्रोटीन है, क्या वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है या फैट सॉल्युबल प्रोटीन है जो प्रीकर्सर एक्ट करते हैं? तो आप याद रखेंगे, आप आंसर लिखेंगे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। और अगर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन के अंदर आ जाए कौन सी प्रोटीन है जो प्रीकर्सर ऑफ प्रोटीन एक्ट करते हैं, तो आप बी याद रखेंगे, विटामिन बी, ना कि विटामिन सी। चलिए हो गया ये वाला पोर्शन भी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स को। फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के। आदिलदार एक कुत्ता। यहाँ पर देख लीजिए ए, डी, ई, के। उसके बाद सबसे पहले जो विटामिन है, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? पूछा जा सकता है। विटामिन का ए का नाम जो है रेटिनोल है, RETINOL, रेटिनोल। इसे डिस्कवर किया था किसने? MC कॉलन ने। पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया था? MC कॉलन ने। और अगर मैं आपको मोटे लफ्ज़ों में बता दूं तो विटामिन ए का मेन काम क्या होता है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आँखों की डिजीज़ें, आँखें ख़राब हो जाती हैं, आँखों की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। इसलिए हमारे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर से था, पूछा यही जा सकता है। अब हम लोग इसी को डेप्थ में देखेंगे। देखिए, विटामिन ए जो है ये फंक्शन करता है हार्मोन की तरह भी, और विजुअल पिगमेंट की तरह भी। विजुअल पिगमेंट मतलब अगर आपके अंदर विटामिन ए अच्छी खासी प्रेजेंट है तो आपकी आंखें हेल्थी होंगी, आपका अच्छा विजन होगा, आप अच्छे से देख सकते होंगे, उसी को विजन कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये विजुअल पिगमेंट की तरह एक्ट करता है, एसेंशियल होता है। यहाँ देखिए,
एसेंशियल होता है विजन, नज़र के लिए और कमी हो जाए तो आंखें ख़राब, ग्रोथ के लिए। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी होती है, ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो इसके जो बाहर वाली लेयर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। हर एक बॉडी एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनी हुई होती है। और एपिथेलियल टिश्यूज, रुक जाइए दिखा देता हूँ, ये बॉडी है, तो ये जो बाहर के टिश्यूज़ होते हैं, इन्हीं को हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स तो जानते हैं ना, ऑर्गन और ग्लैंड्स जो होते हैं, और ग्लैंड्स जो हैं वो ऑर्गन ही होते हैं, लेकिन उनका काम सेक्रीशन होता है। मैंने पहले बता दिया है, आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। देख लीजिए, बाहर से कोई भी चीज़ आ जाए तो नहीं तो वो सीधे अंदर चली जाएगी, तो प्रोटेक्शन, बाहर से स्किन होगी तो प्रोटेक्ट हो जाती है। ये क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। देखो हमारे पसीना जो है निकलता है छोटे छोटे पोर्स से, स्किन से, तो एक्सक्रीशन भी, एब्जॉर्प्शन, कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन भी करती है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, तो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टाइप्स आ जाती है, एक सिंपल और दूसरी स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जो है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में अगर इसके अंदर हम लोग चले जाएं तो इसकी टाइप्स हैं स्क्वैमस, SQUAMOUS, स्क्वैमस। उसके बाद क्यूबॉइडल, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल। इसी तरह से कोलमनार, COLUMNAR, कोलमनार। तो ये जो नाम दिए गए हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, अगर शेप स्क्वैमस टाइप की होगी तो उसी एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कहेंगे सिंपल स्क्वैमस सेल्स। और जो मैंने दूसरी टाइप बताई थी स्ट्रेटिफाइड, एपिथेलियल टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में भी स्क्वैमस सिंपल, क्यूबॉइडल सिंपल, कोलमनार सिंपल। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड में भी स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड आ जाएगा, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड आ जाएगा, PSEUDO सीडो स्ट्रेटिफाइड, STARITIFID स्ट्रेटिफाइड, कोलमनार आ जाएगा। ये जो है आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये डिटेल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं आप लोग डेप्थ में नहीं पढ़ाते। अब यहाँ पर इनकी स्टोरेज कहाँ पर होती है, वेयर विटामिन ए स्टोर्स। तो ये स्टोरेज जो है, ये लिवर में इनकी स्टोरेज हो जाती है, लिवर में। देखिए बेटा, आपको इतना जो है किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगा। बहुत सारे बुक को कंबाइन करके, बहुत सारी बुक्स के सिलेबस को देखकर, अंदर से टॉपिक्स को लेकर फिर ये कंबाइन किया गया है, और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और जिनने पढ़ना भी होगा फिर वो आपको अपनी मर्ज़ी है। अब हम लोग बात करें रेटिनॉल की, कोई नहीं पूछेगा, बहुत ही हायर लेवल है, लेकिन यहाँ पर देखिए, रेटिनॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल होता है, जिसमें बीटा आयोडीन रिंग होता है। बीटा आयोडीन रिंग केमिस्ट्री के रिलेटेड है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे, इसका केमिकल फार्मूला ही पहले आपको याद नहीं रहेगा। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, रेटिनॉल जो है उसके अंदर क्या होता है, बीटा आयोडीन रिंग होता है। और एनिमल टिश्यूज़ के केस में रेटिनाइल एस्टर, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि रेटिनॉल जो है, ये इसके अंदर बीटा आयोडीन रिंग होता है। दूसरी नंबर बात, एनिमल टिश्यूज़ में रेटिनाइल एस्टर जो है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है, प्रीकर्सर जिससे ये बनता है, तो बीटा कैरोटीन। बेटा ये चीज़ें मेरे को लगता तो नहीं है आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन मे बी अगर पूछा भी जाए तो इतना ही पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है विटामिन ए का। और बीटा कैरोटीन जो है, ये ज़्यादातर प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। देखो हम लोग प्लांट फूड खाते हैं ना, वेजिटेबल, तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है। फिर ये बीटा कैरोटीन हमारे अंदर चला जाए, उसके बाद इसकी कन्वर्शन, ये एक्ट करता है एज अ प्रीकर्सर, स्टार्टिंग मटेरियल विटामिन ए बनाने के लिए। और एक चीज़, रेटिनिक एसिड को भी ड्राइव किया जाता है रेटिनॉल से ही। रेटिनॉल यानी विटामिन ए से रेटिनिक एसिड को ड्राइव किया जाता है। और इस रेटिनिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, अगर पूछा भी जाए तो रेटिनिक एसिड का फंक्शन होता है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग डीएनए जो है,
डीएनए का ऐसे कोई काम नहीं होता, लेकिन इसकी कन्वर्शन करना, इसको कन्वर्ट करना किस में, किसी ऐसे फॉर्म में जहाँ पर इससे काम लिया जाए, लाइक प्रोटीन। तो इसी को हम लोग जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सिर्फ ऊपर से मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको इतना समझ आ जाए जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस, इसके अंदर फिर बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, लेकिन जीन एक्सप्रेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, ताकि ये फंक्शनल फॉर्म में आ जाए और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब बात करेंगे हम लोग डिजीज़ के बारे में जो डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो ये जो डिजीज़ हैं, इसमें जो डिजीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी डिजीज़, ये आप याद रखेंगे। यही आपसे पूछा जा सकता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होते हैं। यही 60% 70% चांसेस यही होते हैं कि विटामिन जो है उससे कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो बस यही पूछा जाता है। डिजीज़ एक तो आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, मतलब रात को दिखता नहीं, इससे आपको रात को गाड़ी नहीं चला सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी डिजीज़ ज़ेरोप्थेल्मिया, XEROP, THALMIA, ज़ेरोप्थेल्मिया ऐसी डिजीज़ जिसमें आंखें जो है ना, आंखें बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं, आपको नींद नहीं आती, खुश्क हो जाती है आंखें। और आप तो जानते ही हो कि आंखें खुश्क होना जो है अच्छी बात नहीं होती, आंखें ख़राब हो जाती हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया, ड्राई आइज़, ठीक है। तीसरी डिजीज़ टेरर इन्फेक्शन होता है। ये माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपको कुछ चीज़ों से, जैसे आपको भूत से डर लगता है, इसी तरह से आपको डर लगेगा रात को बाहर जाने से। इसी को हम लोग टेरर इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर सोर्सेज की बात करें, यहाँ पर जो मैंने सोर्सेज लिखा है, तो सोर्सेज क्या आ जाएंगे। सोर्सेज मतलब वो चीज़ें जिससे ये डेफिशिएंसी को ठीक किया जा सके। तो आप किससे ठीक हो जाएगा, आप दूध पिएंगे, एग खाएंगे, पनीर खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, मोस्टली आप वेजिटेबल्स खाइए, तो आपकी ये डिज़ीज़ जो है ठीक हो जाएगी। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दूसरी डिज़ीज़ विटामिन डी, कितनी मैंने बोली हैं, फैट सॉल्युबल डिजीज़ कितनी है, 4। ADE के आदिलदार एक कुत्ता है, या आओ देखो इतना काला। तो डी जो है, डी जब हम लोग देखते हैं ना आम बुक्स में आपको सिर्फ इतना मिलेगा, इसका नाम है चोली कैल्सीफेरोल। लेकिन जब आप बड़ी हैवी बुक्स में देखोगे तो इसके दो नाम हैं, चोली कैल्सीफेरोल और एर्गो कैल्सीफेरोल। जो एर्गो कैल्सीफेरोल है, इसका नाम है D2 भी हम लोग इसको कहते हैं। देखो विटामिन डी है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक D2, दूसरा D3। D2 को हम लोग एर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, और D3 को चोली कैल्सीफेरोल कहते हैं। अगर बात की जाए D2 की, तो D2 जो है इसे हम लोग सन से ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। देखो हम लोग धूप में बैठते हैं, फिर हम लोग कहते हैं क्या कि धूप से विटामिन डी मिलती है। तो वो कौन सी विटामिन हमें मिलती है, डी की एक टाइप होती है एर्गो कैल्सीफेरोल, वो वाली हमको अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से मिल जाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम मेंटेन करना। और दूसरी वाली जो है चोली कैल्सीफेरोल जो है, कभी कभार ये एक्ट करती है एज ए हार्मोन प्रिकर्सर। मान लीजिए पहले चोली कैल्सीफेरोल होगा, उसके बाद यही जो है हार्मोन बनेगा, इसी को हम लोग प्रिकर्सर कहते हैं। तो ये सर्व करता है एज हार्मोन प्रिकर्सर। और विटामिन डी जो है, इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। डर्मिस ये आ गई हमारी, मान लीजिए, देखिए ये हमारी बॉडी की जो बाहर की स्किन है, तो इसकी बाहर वाली कवरिंग जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। और नीचे वाली कवरिंग को हम लोग कहते हैं डर्मिस। याद रखेंगे आप लोग, बाहर वाली कवरिंग को एपिडर्मिस और नीचे वाली को हम लोग कहते हैं डर्मिस। तो याद रहा ना आप सब लोगों को। और D3 का दूसरा नाम है कैल्सियोल, CALCIOL, कैल्सियोल। D3 का दूसरा नाम कैल्सियोल। एक बार फिर से विटामिन डी की दो टाइप्स है, एर्गो कैल्सीफेरोल और चोली कैल्सीफेरोल। एर्गो कैल्सीफेरोल यूवी रेडिएशन से हमें मिलती है और इसका काम रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, वेयर एज
चोली कैल्सीफेरोल की बात करें एज ए हार्मोन प्रीकर्सर। हार्मोन प्रीकर्सर क्या होता है? हार्मोन बनने के लिए जो काम करे उसे हम लोग प्रीकर्सर कहते हैं। तो ये सर्व करेगा हार्मोन प्रीकर्सर। और चोली कैल्सीफेरोल जो है ये बनेगा डर्मिस और एपिडर्मिस, स्किन की 2 लेयर्स में बनेगा डर्मिस और एपिडर्मिस। D3 का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल भी है, कैल्सीफेरोल भी है। अब ये जो D3 होता है, D3 जो होता है ये नॉन बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। मतलब ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता और ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इसे करता है। याद रखिए यहाँ पर एक बार फिर से, शायद आपको समझ नहीं आया, फिर से चलिए यहाँ पर। कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल जो है ये नॉन बायोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब इसका अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसे काम में लेने के लिए कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम, इसे कन्वर्ट करेगा किसमें? हार्मोन में। अभी मैंने बोला ना कि D3 जो है एक्ट करता है हार्मोन की तरह। तो पहले ये नॉन बायोलॉजिकली एक्टिव है, एक एंजाइम जो है इसे कन्वर्ट करेगा हार्मोन में, तब इसका फंक्शन आगे चलेगा। और हार्मोन वो कौन सा हार्मोन होगा? 1,25 डाइहाइड्रो कोलिकैल्सीफेरोल 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरोल। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री की टर्म है और ये बहुत ही हायर लेवल है। ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतनी डेप्थ में क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं आप डेप्थ में नहीं पढ़ाते। तो विटामिन डी भी हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, ये देखिए। हमारी बॉडी जो है सिर्फ विटामिन डी और विटामिन के की सिंथेसिस कर पाता है बॉडी में, यही एक एक्सेप्शन है। मैंने पहले ही बताया था विटामिन हमें बाहर से लेनी पड़ती है, फूड से लेनी पड़ती है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन है विटामिन डी की और विटामिन के की, जिससे हमारी बॉडी सिंथेसिस कर पाती है। और विटामिन डी जो है ना, इसे भी MC कॉलन ने ही डिस्कवर किया था। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं डिजीज़ की, जो कमी D2 नहीं, हर एक विटामिन डी जो है अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं? तो 2 डिजीज़, रैकेट्स RICKETS रैकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रैकेट्स पता क्या होता है? जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनमें क्या हो जाता है जब विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी बोन्स जो होती हैं, उनकी हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बिल्कुल नरम हो जाती हैं, समटाइम टूट भी जाती हैं। टूटे अगर नहीं तो वो टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे टांगों की, जैसे हमारी लेग्स की जो हड्डियां होंगी, जो बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो ऐसे, एक मिनट, ऐसे और ऐसे हो जाएंगी। ये टांगे ऐसे स्ट्रेट होती है ना, लेकिन इन केस ऑफ रैकेट्स इस तरह से टेढ़ी हो जाएंगी। और यही टर्म जो है ऑस्टियोमलेशिया की भी यूज़ होती है। ऑस्टियोमलेशिया भी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एडल्ट्स क्या हो गया? इन केस ऑफ एडल्ट्स, बच्चों के केस में रैकेट्स कहते हैं, बड़ों के केस में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। मलेशिया रैकेट्स हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, रैकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में। और इसका सोर्स क्या है? सोर्स यानी वो चीज़ें जो हम लोग जब खाएंगे तो इसकी डेफिशिएंसी हमारी ठीक हो जाएगी। क्या? फिश लिवर ऑयल और मिल्क, इनमें जो है विटामिन डी कूट के भरा हुआ होता है। तो चलिए, लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो और भी इसका एक और पार्ट आएगा और उसी में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे आपको लेक्चर जो है कैसा लगा। इसके बाद बहुत ही अब हमने कम पढ़ना है और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिसको इतना याद नहीं रहेगा, उसके लिए ट्रिक है, कुछ ट्रिक्स हैं। आपने क्या याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, और 100% गारंटी है उसी में से जो है इसमें एक क्वेश्चन जो है वही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय।